हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आपके सब अच्छे होंगे। फिर आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज से पॉलिटी के लेक्चर को। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 1858, उसके बाद 1861, फिर 1892, 1909, ये सारे अधिनियम हम लोगों ने पढ़ चुका। ओके, नाउ अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1919 का भारत शासन अधिनियम है। देखना दोस्तों कि आप ना प्रत्येक अधिनियम में नाम अलग अलग मिलेगा आपको। जैसे तीन भारत परिषद के नाम से आया था। कौन कौन सी? 1861, 1892 और 1909। ये तीनों अधिनियम का नाम क्या था दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम। और जस्ट इससे पहले हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़े थे। बट सेम नाम देखो आप, भारत शासन अधिनियम, यानी 1919 को भी भारत शासन अधिनियम कहा गया है। इसे भारत परिषद अधिनियम नहीं कहा गया। क्यों? इसलिए कि दोस्तों कि 1861 और 1892 और 1909 में काउंसिल यानी परिषद से संबंधित चेंजिंग हुआ था और उसमें कुछ बदलाव और उसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई थी। इसलिए उसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जिस तरह हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था कि 1909 को मार्ले मिंटो के नाम से जाना था हम लोगों ने 1909 को। पिछले जो हम लोगों ने एक्ट पढ़ा था वो 1909 का था और उसका नाम था मार्ले मिंटो। मार्ले क्या था? भारत का सचिव था। मिंटो लॉर्ड वायसराय थे। ओके, उसी तरह ये अधिनियम जो है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू ये भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है और इसमें कौन कौन ऐसी चीज है जो बदलाव किया गया। इन चीजों को सिर्फ दिमाग में रखें। और मैं एक बात बता दूं, अभी तक हम लोगों ने जितने अधिनियम पढ़े फ्रेंड्स, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। जब ये 1935 तक हम लोग पढ़ चुकेंगे तो इसका एक समरी वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरह से यूपीएससी, बीपीएससी या अदर पीसीएस एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी प्रत्येक साल आपको इन एक्ट्स में से एक या दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एनी हाउ आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। और मैं सारा दिखाऊंगा कि जितने भी सारी चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं क्या इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, आज का भी क्लास बहुत ही आसान और इंजॉयबल होने वाला है। देखते हैं फ्रेंड्स, 20 अगस्त 1917 ईस्वी, ये डेट याद रखना, घोषणा किया ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से कि हम जो है ना एक एक्ट लाएंगे और ये एक्ट है ना भारत में जो है क्रमिक रूप से, देखना इस चीज को याद रखना, ग्रेजुअली क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। यानी अभी तक इररिस्पॉन्सिबल था, गैर जिम्मेदार। कह रहा है कि अब जो भी कुछ होगा ये हमारी जिम्मेदारी होगी और इस एक्ट से हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। ओके, ये अनाउंस किया गया और ये एक्ट बनके तैयार हुआ 1909 में। ओके, अब ये इतिहास में थोड़ा सा कुछ चीजें इसमें ऐड हो जाएगी, तो इतिहास की ओर हम लोग नहीं जा रहे दोस्तों। ये हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के हिसाब से पढ़ेंगे। बहुत कोई क्या करते हैं कि इसको पढ़ाते समय इसी में बता देते सारे पॉइंट्स और बताते कि अरे अगला ने तो बताया नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जब मैं हिस्ट्री कवर करूंगा तो सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर दूंगा। बाकी आप पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ो, इतना ही सफिशियंट है। ओके, अब देखना एक चीज, 1921 से ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 जब बन के तैयार हुआ, अनाउंस हुआ कि 1917 में, और ये लागू कब हुआ था? तो 1921 में। सिर्फ इसको याद रखना आपको, 1919 का अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 1921 से। इसमें मेन चीज क्या थी उस चीज को आपको याद रखना है। क्या पहले क्या होता था? केंद्रीय और राज्य सूची एक साथ हुआ करता था। मतलब केंद्र राज्य सूची में अपना दखल अंदाजी करता था, अपने हिसाब से उसको डायरेक्ट करता था, चलाता था। बट अब क्या हुआ 1909 में, दोनों सूची को यानी कि केंद्रीय और राज्य सूची को अलग अलग किया गया। ओके, कि दोनों का डिवाइड, जिस तरह अभी भी सेंटर की सूची अलग है और राज्य की सूची अलग है।
आप राज्य सूची कितने हैं और सेंटर की सूची कितने हैं, पहले कितना था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ओके, देखते हैं। तो ये अलग अलग किया गया तथा राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण को कम कर दिया गया। यानी अभी तक जो केंद्र एक वर्चस्व बना के रखा था, हम लोगों ने पढ़ा था 1833 का एक्ट, उस तरह 1773 में किस तरह केंद्रीयकरण हुआ था, सेंट्रलाइज हो गया था। बट 1861 से ही ये डिसेंट्रलाइज की ओर चला और इसमें आके और थोड़ा सा एक्सटेंशन यानी और ढील दिया गया थोड़ा सा। और आप देखो कि इस केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद को अपनी अपनी सूचियों के विषय में कानून यानी विधान बनाने का अधिकार दिया गया। अब क्या हुआ, पहले क्या होता था ना कि राज्य का भी कानून जो भी होता था वो केंद्र भी बना देता था। अब कहा नहीं, अब ये राज्य को अधिकार होगा कि वो अपना कानून खुद बनाए, लेकिन 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 क्या कहा कि केंद्रीय तथा, लेकिन इसका ढांचा यानी गवर्नमेंट का जो ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो सेंट्रलाइज होगा और एकात्मक होगा। ओके, इस चीज को याद रखना। मतलब अपना कंट्रोल रखा बट बहुत सारा चीज इसमें ढील दिया, रिलीज किया। क्या एक नया चीज इसमें लाया क्या कि जो प्रांत का यानी राज्यों का प्रोविंशियल जो थे, प्रोविंसेस का, उसका जो विषय होता था, उसमें जो भी काम, विषय के बारे में आप समझ रहे हो। विषय मतलब होता है कि आप किन किन चीजों में आपका अधिकार है, किन किन चीजों में आप कानून बना सकते हो, कौन कौन चीज आप लागू कर सकते हो। तो इस तरह का चीज को कहते हैं प्रांतीय विषय या फिर केंद्रीय विषय। विषय मतलब ये वो सब्जेक्ट ना समझना आप, विषय मतलब किन किन क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं। जैसे पुलिस, अभी क्या है, पुलिस का काम जो होता है उसका देख रेख करना, उसका कुछ भी आगे पीछे देखना, ये किस किस सूची में आता है, कौन सा सब्जेक्ट में, तो राज्य सूची में आता है। यानी राज्य पुलिस का देख रेख करेगा, पुलिस की जिम्मेदारी राज्य की होगी, तो एक सूची इस तरह का, इसको आप विषय कहो, सब्जेक्ट कहो। तो कह रहा है कि प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया। जो प्रांत का जो सब्जेक्ट था उसे दो भागों में बांटा गया। क्या क्या, एक नाम रख दिया क्या, हस्तांतरित, और एक दूसरा नाम रख दिया आरक्षित। अब इसको समझना अच्छा से, हस्तांतरित और आरक्षित क्या है। तो कह रहा हस्तांतरित जो विषय या सब्जेक्ट होता था उस पे गवर्नर का शासन होता था। यानी जो प्रांत का जो गवर्नर होता था इसका शासन होता था। आप याद रखना कि ये हम जो प्रांत का पढ़ रहे, केंद्र का नहीं, केंद्र का विषय अलग है, केंद्र को छेड़खानी नहीं किया। ये जो प्रांत का जो विषय था ना, इसको दो भाग में बांटा है, इसको याद रखना, आप फौज पोच ना करना। कि प्रांत के विषय को दो भाग में बांटा, हस्तांतरित और आरक्षित। और गवर्नर का शासन जिस पर होता था, यानी किस पर, हस्तांतरित पर। तो कह रहा है कि इसके लिए वो मंत्रियों का सलाह या सहयोग लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। सेम किस तरह, एक प्राइम मिनिस्टर की तरह, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर एक अपने कैबिनेट के साथ एक सलाह मशवरा लेता है और उस तरह रन करता है, सेम इसी तरह गवर्नर जो होता था यह मंत्रियों से हेल्प लेता था। वो मंत्री जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था, जिम्मेदार होता था। ओके, अब कह रहा है आरक्षित विषय क्या होता था। तो कह रहा है आरक्षित विषय वो मतलब रिजर्व, क्या कि वो कार्यपालिका परिषद के जो, कार्यपालिका परिषद जो होता था, काउंसिल यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता था, तो उसके सदस्य से ये सहायता लेते थे। कौन, गवर्नर। लेकिन ये क्या, परिषद के प्रति यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। तो ये सिर्फ दो ही चीज आप डिफरेंट याद रखना। एक क्या कि आरक्षित यानी रिजर्व, हस्तांतरित ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित विषय गवर्नर जब मंत्रियों से सहयोग लेता था और वो मंत्री जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था, तो ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय को हस्तांतरित कहा जाता था। और वो सब्जेक्ट जो रिजर्व होता था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यपालिका परिषद के सदस्यों से वो सहयोग लेते थे, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। बस इसी को आप याद रखना, हस्तांतरित आरक्षित। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। नाउ नेक्स्ट, तो अब जो विषयों को दो भागों में बांट दिया प्रांत के, तो ये दो तरह का हो गया ना, तो इसीलिए इसको कहा गया है दोहरी शासन व्यवस्था या डायरकी सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, डायरकी सिस्टम। ये भी क्वेश्चन कितना बार, कितना अलग अलग एग्जाम में ढेरों बार आपने देखो, आप देखोगे पूछा गया है ये
कि डायरकी सिस्टम कब लागू किया गया, दोहरी शासन नीति कब लागू की गई। तो ये 1919 आंसर देना अगर ऑप्शन में रहेगा तो। ओके, द्विसदन की व्यवस्था देखिए, नेक्स्ट कदम जो उठाया गया द्विसदनीय व्यवस्था, यानी जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, उसी तरह ये सिस्टम जो है 1919 में लागू किया गया था कि अब जो है ना संसद को या विधान परिषद को दो भाग में बांट देना है, एक क्या अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अभी हम लोग क्या कहते हैं अपर हाउस मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा। उसी तरह एक उसी समय से ये उदाहरण के तौर पर आया है राज्यसभा और लोकसभा। कह रहा है एक चौथा पॉइंट जो उभर का है इसमें, जो कार्यकारी परिषद के जो 6 सदस्य हुआ करते थे, और ये कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य जो होता था ये वायसराय के साथ रहता था। और इसमें अब कहा कि नहीं भैया, अब जो है एक चीज और हम लोग बढ़ाते हैं, वो क्या कि 6 कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय को होना अनिवार्य है, कमांडर इन चीफ को छोड़ के। ये भी एक क्वेश्चन है कि कब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यानी कार्यकारी परिषद में वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि 3 भारतीय होना अनिवार्य है आपके 6 सदस्यों में से, तो 1919 आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, इसमें और एक चीज क्या देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन, ये सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया और एक्सटेंशन किया। क्या एक्सटेंशन किया? अब देखो, पहले क्या था कि मुसलमान लोगों के लिए क्या था कि वो मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम ही करेगा और जमींदारों का चुनाव जमींदार ही करेगा। इस तरह का एक प्रावधान किया गया था कब? 1909 में, जिसलिए मार्ले मिंटो, तो कहा गया था कि लॉर्ड मिंटो जो है ये क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया, उसको पिता कहा गया था। पहली बात उसने ऐसे किया था। बट अब जो है देखना आप, इसी चीज को और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? कहा कि सिखों के लिए अब अलग चुनाव होगा, सिख जो प्रतिनिधि होंगे सिख ही उसको चुनेंगे। उसी तरह ईसाई, भारतीय ईसाई ने सीट रिजर्व कर दिया, भारतीय ईसाई जो होगा वो ईसाई प्रतिनिधि को भारतीय ईसाई ही चुनेंगे। उसी तरह अंगल भारतीय, यानी जिसका माँ बाप किसी का पेरेंट्स में एक विदेशी है, यूरोप का है, और एक इंडिया का है, तो उसको अंगल भारतीय कहा गया। तो कहा उसका भी चुनाव वो खुद करेंगे। उसी तरह यूरोपियन का जो इंग्लैंड का आदमी जो भारत में रह रहा है उसका चुनाव जो है वो खुद अपने में से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो 1919 में क्या हुआ, 1909 के जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसको और बढ़ा दिया लोगों के लिए। ओके, इस चीज को आप याद रखना, यानी अलग निर्वाचन सिद्धांत का जन्म आ गया इसमें। और नेक्स्ट, इसमें और एक क्या किया, सीमित संख्या पर मताधिकार प्रदान किया गया। मत देने के लिए भी सीमित संख्या सीमित कर दिया गया। क्या कहा कि संपत्ति को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए तथा टैक्स आप कितना पे करते हैं, ऐसे लोगों को मत देने का, वोट देने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब यूनिवर्सल नहीं था ये, आप सीमित लोग ही वोट देकर के अपने प्रतिनिधि को चुनते थे। तो आपको यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत सीमित मताधिकार का प्रावधान किया गया, या फिर किस अधिनियम के तहत निम्न में से, ये आपका ऑप्शन में दे देगा, संपत्ति या फिर कर या फिर शिक्षा, कौन सा ऐसा निम्न में से कौन सा नहीं है जिसके आधार पे मताधिकार सीमित किया गया था 1919 में। ये आप 3 चीज याद रखना कि किन किन चीजों का आधार बना के मत देने का अधिकार दिया गया था। एक संपत्ति था, दूसरा कर, तीसरा शिक्षा। ओके, ये बीपीएससी में पूछा गया, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। आप देखो कह रहा है, लंदन में भारत का उच्चायुक्त का कार्यालय का सृजन किया गया फर्स्ट टाइम। अभी जो उच्चायुक्त है ना, हर देश में से, भारत का पाकिस्तान में, पाकिस्तान का भारत में, भारत का लंदन में, लंदन का भारत में, इंग्लैंड में, आई मीन अमेरिका का भारत में, भारत का, सब एक दूसरे का जो है ना राजदूत या उच्चायुक्त एक्सचेंज करके रखा है, अपना आदमी वहां का आदमी यहाँ। तो इससे क्या होता है, लोगों का आपस में तालमेल बैठता है, या फिर हर चीज आदान प्रदान करते हैं, एक जरिया होता है। तो फर्स्ट टाइम 1919 ईस्वी में उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन हुआ था। कब? 1919 में। और आपको याद ये भी रखना है
कि भारत का सचिव, इस पद का सृजन जो हुआ था 1858 में हुआ था, और किस चीज को खत्म करके, गवर्नर जनरल का पद खत्म करके, और क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करके ये नया भारत का सचिव पद का सृजन किया गया था और वायसराय का सृजन किया गया था। तो अब क्या हुआ, जो भारत का सचिव था इसका जितना कार्य था, राइट, इसके कार्य को हल्का करके कुछ कार्य को, कुछ जिम्मेदारियां को इसको दे दी गई। किसको? उच्चायुक्त को। जो भारत का आदमी जो लंदन में उच्चायुक्त के तौर पर रहता था, कुछ काम भारत के सचिव का उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि फर्स्ट टाइम लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि लोक सेवा आयोग का गठन नहीं हुआ था, बट सिविल सर्विस के लिए फर्स्ट टाइम ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो आयोजन हुआ था, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का, वो 1853 के एक्ट से, और वो 1854 में कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी थी वो आप नाम लिखना, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना आप। तो कह रहा कि लोक सेवा आयोग का फर्स्ट टाइम गठन कब हुआ था? 1926 में। किस एक्ट के तहत? तो 1919 के एक्ट के तहत, राइट। और इसमें जो है 1919 केंद्रीय सिविल सेवा के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का तो गठन कर दिया था इसने, किसमें? 1919 में, बट अलग से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था। इस चीज को आप याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें जोड़ा गया, क्या कि अब जो है कहा गया कि केंद्र का जो एक गिरफ्त था, एक पकड़ था किस पे? राज्य पे, उसको थोड़ा सा ढील दिया गया। कहा भाई साहब अब तुम अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं। केंद्र ने कहा कि हमारा बजट हम देखेंगे, आप अपना बजट खुद बनाओ। यानी बजट बनाने का जिम्मेदारी अलग अलग दिया गया। केंद्र ने कहा हम अपना बजट बनाते हैं, राज्य को कहा आप अपना बजट बनाओ। मतलब केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। अभी तक क्या होता था कि केंद्र ही राज्य का बजट बनाता था। ओके, और इसमें क्या, एक स्टेचुरी बॉडी यानी वैधानिक आयोग का गठन किया गया। क्यों गठन किया गया? जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो इस जगह पर आपको समझ में नहीं आएगा। 10 साल बाद जांच करने के बाद रिपोर्ट देगा। भाई किस चीज का रिपोर्ट देगा? तो यही ये 1919 का जितना भी काम, जितना भी प्रावधान दिया गया, क्या इनमें से कुछ लागू हुआ या सक्सेस हुआ? इसका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव क्या है? इन चीज को जांच करके एक रिपोर्ट बनाए, एक कमेटी बनाई गई थी, वैधानिक आयोग बनाया गया था, और उसको जिम्मेदारी दिया था कि 10 साल आप देखो, 1919 से लेके 1929 या फिर 1930 तक, और उसमें आप रिपोर्ट दो कि ये कानून से क्या प्रभाव पड़ा, क्या उत्तरदायी सरकार बना, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा, सरकार पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इस चीज को जांच करना था। बट ये 10 साल नहीं, 10 साल से पहले ही इसका रिपोर्ट दे दिया था। तो वहां भी एक टेंशन क्रिएट हुआ था। इसके बाद हम लोग उसका चर्चा जरूर करेंगे। और मजे की बात है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1900 साइमन कमीशन, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिर हम लोग कॉमनल अवार्ड भी पढ़ेंगे। उसके बाद 1935 पढ़ेंगे। फिर देखेंगे 1935 के बाद कि हम लोग ने जितना एक्ट पढ़ा अभी तक, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, उसके बाद हम लोगों ने 1784 का रेगुलेटरी एक्ट पढ़ा, 1813 पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने 1833 भी पढ़ा, 1853 भी पढ़ा, 1858, 1861, 1892, 1909 और 1919। ये सारे एक्ट्स में दोस्तों भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पीसीएस हो, सिविल सर्विसेज की जितनी एग्जाम हो, एसएससी तक का एग्जाम में भी इतने चैप्टर को कवर कर लेता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप इग्नोर और अवॉइड नहीं करना। इस सारे बिंदु का बार बार वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर इसको सुनो, दोबारा सुनो। और आपको अगर मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है या कहीं भी दिक्कत हो ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया या यहाँ परेशानी हो रही है। मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा जरूर, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ कैमरा के सामने, बट होप कि खुले मन से पूरे सब्जेक्ट और पूरे कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा। यूपीएससी का, खास करके यूपीएससी का, आज जितने भी पीसीएस हैं वो कवर हो जाएंगे। इसलिए जो भी बंधु यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुले मन से आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं सारा चीज प्रैक्टिस से लेके आपका प्रीलिम्स प्रैक्टिस, मेंस प्रैक्टिस, सारे सब्जेक्ट, मैं जितना मेहनत किया हूं, मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है कोचिंगों में, तो वो पैसा आपका खर्च ना हो,
इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। बने रहिए और एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय।